साहिली इलाके में एक शानदार महल नुमा कोठी के शानदार ड्राइंग रूम में काशिफ अकबर अपनी बेगम दुर्दाना के साथ एक सोफे पर बैठा हुआ था। सामने वाले सोफे पर उनका एक राजदार मुशीर बैठा उन्हें बता रहा था फ्रंटमैन ने मिस्टर वो को जो ऑफर दी है उससे मिस्टर वो ने इनकार नहीं किया। आज रात 8 बजे जवाब देगा कि उसे ये ऑफर मंजूर है या नहीं, और उसने कहा कि शाम से पहले इन तीनों लड़कियों को फलाही इदारे में पहुंचा दिया जाए। काशिफ अकबर ने कहा इन लड़कियों को थर वापस जाना चाहिए। मैं कह चुका हूं कि वो शिकारी मेरे गैर मुल्की दौलतमंद दोस्तों में से है। एक शिकारी की सबसे बड़ी तौहीन ये है कि शिकार उसके हाथ से निकल जाए। वो उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। उससे फोन पर मेरी बात हुई थी। वो जिद कर रहा था कि वो तीनों लड़कियां मिलनी चाहिए और ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। मुशीर ने कहा प्रॉब्लम ये है कि आपके शिकारी दोस्त और इन लड़कियों के दरमियान मिस्टर वो है। आपका सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि सीपा कंपनी के मुआहिदे को किस तरह मिस्टर वो से हासिल करना है। जब तक मुआहिदा हासिल नहीं होगा तब तक आपकी कुर्सी के पाए हिलते रहेंगे। दुर्दाना बेगम ने कहा इन हालात में हमारी नींद उड़ गई है। फ्रंटमैन मक्कार डिप्लोमेट है, मिस्टर वो को शीशे में उतार लेगा। उसकी कोशिशों से इतना तो हुआ है कि मिस्टर वो ने मुआहिदे के सिलसिले में अपनी जबान बंद रखी है। काशिफ अकबर ने कहा मेरे शिकारी दोस्त की जिद पूरी करनी होगी। आप जानते हैं कि उस दोस्त के मुल्क से हमें अच्छी खासी माली इमदाद मिलती है। कई मामलात में हमें उस मुल्क की हिमायत हासिल है। मुशीर ने कहा आपके शिकारी दोस्त को नाराज नहीं किया जाएगा, लेकिन 1-2 रोज सब्र करने के लिए कहा जाए। मिस्टर वो हमारी ऑफर कबूल करके हमसे लेन देन के लिए किसी दूसरे मुल्क जाएगा। उसके जाते ही लड़कियों को थर वापस भेज दिया जाएगा। फिर मुशीर ने कुछ सोचकर कहा वैसे इन लड़कियों को फलाही इदारे में भेजना मुनासिब नहीं होगा। इस शहर में बेसहारा औरतों के लिए एक ही फलाही इदारा है और वो ऑपोजिशन के एक रुकन की माली इमदाद से कायम किया गया है। ऑपोजिशन वालों को इन लड़कियों के बारे में कुछ मालूम होगा तो उन्हें हम पर कीचड़ उछालने का मौका मिल जाएगा। काशिफ अकबर ने कहा हमें दुश्मनों को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। आप फ्रंटमैन को ताकीद करें कि वो लड़कियों को उस फलाही इदारे में न पहुंचाए। फोन की घंटी बजने लगी। मुशीर ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ की बात सुनी, फिर कहा प्लीज होल्ड ऑन। उसने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर कहा सीपा के डायरेक्टर जनरल हैं। काशिफ अकबर ने कॉर्डलेस फोन को ऑन करके अपने कान से लगाया, फिर कहा हेलो मिस्टर हेरल्ड जॉन, मैं काशिफ अकबर बोल रहा हूँ। उसने पूछा क्या वो गिरफ्तार हो गया? काशिफ अकबर बोला नहीं, हमने तरीकाकार बदल दिया है। मिस्टर वो से समझौता कर रहे हैं क्योंकि उसकी गिरफ्तारी तक ये अंदेशा है कि वो हमारे मुआहिदे की कॉपियां प्रेस वालों और मुक्तदर हलकों तक पहुंचा देगा। हमने उसकी जबान बंद रखने और इस मुआहिदे को हासिल करने के लिए उसे बहुत बड़ी ऑफर दी है। वो आज रात 8 बजे हमारी ऑफर का जवाब देगा। हेरल्ड बोला प्लीज आप किसी भी तरह उस कमबख्त को काबू करें। वो मुआहिदा वापस न मिला तो मुझे अमरीकी HH कंपनी के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। वो 200 किलोमीटर जमीन हाथ से निकल जाएगी तो मेरी शामत आ जाएगी। काशिफ अकबर बोला आप फिक्र न करें, हमने बड़े बड़े ईमान वालों को खरीद लिया है। मिस्टर वो क्या चीज है? हम आज रात 9 या 10 बजे आपको खुशखबरी सुनाएंगे। उसने कॉर्डलेस फोन को ऑफ करके नागवारी से कहा वो बहुत परेशान है, सिर्फ अपनी परेशानी की बातें कर रहा है। ये एहसास नहीं है कि उसकी गलती से हम किस कदर परेशान हैं। हमारा खाना पीना और सोना हराम हो गया है। दुर्दाना बेगम ने कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस और इंटेलिजेंस के कुछ अफसरान मिस्टर वो का साथ दे रहे हैं, इसीलिए वो गिरफ्तार नहीं हो रहा। काशिफ अकबर बोला हर शोबे में बिकने वाले होते हैं और नाकाबिले फरोख्त भी होते हैं। हो सकता है कुछ अफसरान उसकी पुष्ट पनाही कर रहे हों। इन्हीं बातों को पेश नजर रखते हुए मैंने एक मुशीर की हैसियत से मशवरा दिया है कि मिस्टर वो से दुश्मनी नहीं दोस्ती की जाए। उम्मीद है हमारी तवक्को के मुताबिक वो ऑफर कबूल करेगा। दुर्दाना बेगम ने सोफे पर बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा ये कमबख्त वक्त भी नहीं गुजर रहा, पता नहीं कब रात के 8 बजेंगे। उसने गौर से वॉल क्लॉक को देखा। उसका सेकंड वाला कांटा साकित था, मुतहर्रक नहीं था। घड़ी के दोनों कांटे 12 पर थे। उसने गुस्से से महल के मुंतजिम को आवाज दी। वो दौड़ता हुआ आया। जी बेगम साहिबा। वो गुस्से से बोली तुम सब नमक हराम हो, घड़ी बंद रहती है और तुम्हें खबर नहीं होती। नॉनसेंस, इतनी देर से सोच रही हूँ कि वक्त क्यों नहीं गुजर रहा। दोनों सुइयां 12 पर अटक गई हैं। मुशीर और काशिफ अकबर ने भी घड़ी की तरफ देखा। वो रुका हुआ वक्त कह रहा था कि उन सब के 12 बज रहे हैं। मलिक रब नवाज को उस मुआहिदे की फोटोस्टेट कॉपी मिल गई थी। उसने उसे पढ़ा था और पढ़कर गुस्से से तिल मिलाकर रह गया था और बड़बड़ा रहा था।
یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں جسے اقتدار اور اختیارات ملتے ہیں وہ پاکستان کو صرف اپنے باپ کا مال سمجھ کر اس کی زمین بیچ دیتا ہے، خزانہ خالی کر دیتا ہے، دونوں ہاتھوں سے وطن کی آبرو لٹاتا رہتا ہے۔ اب وہ اپنے افسر اعلیٰ کی کوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اپنے اعلیٰ افسر کے بنگلے میں پہنچ کر کہا، سر، آپ نے حکم دیا تھا کہ معاہدے کی کاپی ملتے ہی اسے آپ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ یہ اس لفافے میں وہی معاہدہ ہے۔ اعلیٰ افسر نے اس سے ایک بڑا لفافہ لے کر پوچھا، تم نے اسے پڑھا ہے؟ وہ بولا، یس سر۔ افسر نے کہا، بیٹھ جاؤ، میں بھی ذرا پڑھ لوں۔ وہ پڑھنے لگا۔ ملازم نے چائے کی ٹرالی لا کر رکھی۔ ملک رب نواز چائے پینے لگا۔ اعلیٰ افسر نے اسے پڑھنے کے بعد پوچھا، تم نے مسٹر وہ کو اپنے اعتماد میں نہیں لیا؟ رب نواز بولا، سر، وہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے، اسی لیے معاہدے کی یہ نقل بھیجی ہے، اور میری ہدایت کے مطابق اس نے اب تک اس سلسلے میں کسی کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ افسر نے کہا، اسے اور زیادہ اعتماد میں لو، اس سے کہو ہمارے پاس آئے، ہم اسے پوری سیکیورٹی دیں گے۔ وہ اصل معاہدہ لے کر آئے گا تو اس اعلیٰ عہدیدار کاشف اکبر اور سیپا کمپنی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ رب نواز نے کہا، وہ آج کسی وقت مجھ سے رابطہ کرے گا، میں اسے سمجھاؤں گا کہ پاکستان کا ساحلی علاقہ فروخت کرنے اور خریدنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہماری پناہ میں آئے اور اصل معاہدہ ہمارے حوالے کرے۔ وہ اعلیٰ افسر سے رخصت ہو کر اپنے بنگلے میں آیا۔ معاہدے کو پڑھنے کے بعد وہ کاشف اکبر پر جھنجھلا رہا تھا، مجبور تھا کہ براہ راست اس کا گریبان نہیں پکڑ سکتا تھا کیونکہ وہ اعلیٰ عہدیدار تھا۔ اس کا گریبان اعلیٰ افسران پکڑ سکتے تھے اور ایسا اسی وقت ممکن ہو سکتا تھا جب وہ اصل معاہدے کے ساتھ ان کی پناہ میں آ جاتا۔ شام کو 7 بجے مسٹر وہ نے فون پر مخاطب کیا اور پوچھا، سر، آپ نے وہ معاہدہ پڑھ لیا؟ رب نواز نے کہا، ہاں پڑھ چکا ہوں، اور میرے سینئر نے بھی اسے پڑھا ہے۔ کاشف اکبر اور سیپا کمپنی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے لازمی ہے کہ تم اصل معاہدہ لے کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ تم مجرم نہیں ہو، تم نے اپنے وطن کی سلامتی اور بقا کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ہم پوری طرح تمہاری حفاظت کریں گے۔ مسٹر وہ بولا، سر، آپ معقول مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ہمیشہ یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو با اختیار شخصیات ملک کو لوٹنے کھسوٹنے کے جرائم کرتی ہیں ان کے خلاف زبردست کارروائیاں کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ اخبارات اور دوسرے میڈیا کے ذریعے عوام کو یقین دلایا جاتا ہے کہ ان کا احتساب ہونے والا ہے، مگر ہوتا نہیں۔ وہ بچ نکلتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کر لوٹی ہوئی دولت سے عیش کرتے ہیں، اور مجھ جیسے لوگ جو ان کے جرائم کے ثبوت مہیا کرتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گم ہو گئے یا گم کر دیے گئے۔ رب نواز نے کہا، بے شک ایسا ہی ہوتا ہے، مگر تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ مسٹر وہ نے کہا، سر، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آنکھیں بند کر کے آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جیسے دیانتدار افسران کا تبادلہ کرا دیا جاتا ہے یا انہیں ملازمت سے سبکدوش کر دیا جاتا ہے۔ خدا نہ کرے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا تو میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو جرائم کی نشاندہی کرنے والے محبان وطن کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ ملک رب نواز نے سنجیدگی سے اس کی باتیں سنی، کچھ سوچ کر کہا، تمہیں وہی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ جو دوسرے کر چکے ہیں اور برے نتائج بھگت چکے ہیں، لیکن ان کے خلاف کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ مسٹر وہ بولا، میں نے اسی لیے معاہدے کی فوٹو کاپی آپ کو دی ہے، اس کے ذریعے محاسبہ شروع کیا جائے، جب یہ معاملہ عدالت تک پہنچے گا تو میں اصل معاہدہ عدالت تک پہنچا دوں گا۔ اس معاہدے کی روشنی میں مجرموں کو جب تک سزا نہیں ملے گی تب تک میں منظر عام پر نہیں آؤں گا۔ رب نواز نے کہا، یہ طریقہ کار مناسب رہے گا، میں تمہارے خدشات اعلیٰ افسران تک پہنچا کر کہوں گا کہ معاہدے کی اس کاپی کے ذریعے کاشف اکبر کا محاسبہ کیا جائے۔ مسٹر وہ بولا، اس معاہدے کو اب مختلف میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچانا چاہیے، آپ محاسبے کا آغاز کروائیں، میں آئندہ حالات کے مطابق آپ سے مشورہ لیتا رہوں گا۔ رب نواز نے کہا، تم اس فرنٹ مین کو اپنا فیصلہ سنانے والے ہو، میرا مشورہ ہے جب تک سرکاری طور پر محاسبہ شروع نہ کیا جائے اور کاشف اکبر پر ملک سے باہر جانے کی پابندی عائد نہ ہو جائے، تم انہیں یہی تاثر دیتے رہو کہ اصل معاہدہ ان کے حوالے کرنے والے ہو۔ مسٹر وہ نے کہا، آپ نے دانشمندانہ مشورہ دیا ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ اس نے رابطہ ختم کر کے بیدار بخت سے ملاقات کی۔ بیدار بخت نے کہا، میں صبح سے اب تک فلاحی ادارے کے سامنے ہوں، یہاں ان 3 لڑکیوں کو نہیں لایا گیا۔ اس نے فون کے ذریعے فرنٹ مین کو مخاطب کیا، ہیلو، میں مسٹر وہ بول رہا ہوں۔ آواز آئی، ہیلو مسٹر وہ، تم وقت کے اور زبان کے پابند ہو، بولو کیا فیصلہ کیا ہے۔ مسٹر وہ نے کہا، تمہاری آفر میں بہت کشش ہے، میں نے اپنی مستقل رہائش کے لیے ایک ملک کا انتخاب کیا ہے، 1 ہفتے کے اندر وہاں پہنچ کر تم سے رابطہ کروں گا۔ فرنٹ مین نے کہا، بے شک تم دانشمندی سے کام لے رہے ہو، تمہیں اس ملک کی شہریت دلوائی جائے گی، تم وہاں کا بینک اکاؤنٹ نمبر دو گے، ہم اس اکاؤنٹ میں تمہاری مطلوبہ رقم جمع کروا دیں گے۔ مسٹر وہ نے کہا، کاشف
अकबर ने 9 करोड़ में यहाँ का साहिली इलाका फरोख्त किया है। मेरे अकाउंट में भी रुपए के हिसाब से 9 करोड़ जमा किए जाएंगे। फ्रंटमैन ने कहा, ये रकम तुम्हें दी जाएगी। और कोई मुतालिबा? मिस्टर वो बोला, मुतालिबा नहीं, ये शर्त है कि वो तीनों लड़कियां मेरे हवाले की जाएंगी, तो उसके बाद ये मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जाऊंगा। फ्रंटमैन बोला, तुमने कहा था कि उन लड़कियों को यहाँ के फलाही इदारे में पहुंचाया जाए। मिस्टर वो ने कहा, मगर तुमने नहीं पहुंचाया। मुझे अनाड़ी न समझो फ्रंटमैन। फ्रंटमैन बोला, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। असल बात यह है कि बहाबेली की तंजीम के 2 ओहदेदार आए थे। चूंकि लड़कियों को उनके ही इदारे से लाया गया था, इसलिए हमने उन्हें उन ओहदेदारों के हवाले कर दिया। वो उन्हें बहाबेली के फलाही इदारे में ले गए हैं। मिस्टर वो ने पूछा, तुम्हारी इस बात में कितनी सदाकत है? फ्रंटमैन बोला, जो सच है वही कह रहा हूँ। मिस्टर वो बोला, ठीक है, मैं अपने जराए से मालूम करूंगा। अगर वो तीनों बहाबेली के फलाही इदारे में पहुंच चुकी होंगी तो फिर मैं तुमसे राब्ता करूंगा। राब्ता खत्म हो गया। फ्रंटमैन सोचने लगा, ये तो गड़बड़ होने वाली है। वो तीनों लड़कियां उसे बहाबेली के इदारे में नहीं मिलेंगी तो वो समझौता करने से इनकार कर देगा। उसने काशिफ अकबर के मुशीर खास से फोन पर कहा, जनाब, मैंने पहले ही कहा था कि उन लड़कियों को यहाँ के फलाही इदारे में दाखिल न किया गया तो बात बनने वाली नहीं। मुशीर ने कहा, क्या उसने हमारी ऑफर मंजूर नहीं की? फ्रंटमैन ने कहा, उसने राजी खुशी समझौता किया था। 9 करोड़ रुपए और एक मुल्क की शहरियत पर राजी हो गया था, लेकिन शर्त ये रखी कि पहले उन लड़कियों को उसके हवाले किया जाए। मुशीर ने पूछा, तुमने क्या जवाब दिया? फ्रंटमैन ने कहा, मैंने उससे झूठ कहा है कि बहाबेली के 2 ओहदेदार आए थे, वो लड़कियों को वापस अपने इदारे में ले गए हैं। मुशीर बोला, फिर तो वो यकीनन तुम्हारी इस बात की तस्दीक करने थर के इलाके में जाएगा। हमारी खुफिया एजेंसी के मुसल्ला अफराद वहाँ की पुलिस के ताउन से उसे घेर कर गिरफ्तार कर सकते हैं। एक बार वो हाथ आ जाए तो उसके साथ मुआहिदा भी हमारे हाथ लग जाएगा। फ्रंटमैन ने कहा, उसे इस तरह ट्रैप किया जाए कि वो मुझसे बदजन न होने पाए, वरना वो समझौता करने से इनकार कर देगा। खुफिया एजेंसी और पुलिस वालों से बचकर वो फरार होगा तो फिर वो हमारे खिलाफ हंगामा बर्पा कर देगा। मुशीर ने कहा, मेरी प्लानिंग के मुताबिक वो यही समझेगा कि गैर मुल्की शिकारी और उसके 3 गार्ड्स उसे इंतकामन नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुशीर खास ने राब्ता खत्म कर दिया। फिर काशिफ अकबर को सारी बातें बताईं। उसे अपना मंसूबा भी समझाने लगा कि किस तरह वो मिस्टर वो को थर के इलाके में ट्रैप करेगा। कोई नहीं जानता था कि वो सोने के लिए बिस्तर पर लेट रहा है तो आंख लगने के बाद अबदी नींद सोता रहेगा। अगर वो सोफे पर दीवार से टेक लगाए बैठा है तो दूसरे ही लम्हे जिंदगी गुजर जाएगी और वो बैठा ही रह जाएगा। अगर वो अपने घर जा रहा है तो जाते जाते मौत के घर में पहुंच जाएगा। कुलसी, तारा और रानी 2 सिपाहियों के साथ अपने थर की जमीन पर वापस जा रही थीं। पुलिस की गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठी वो तीनों खुश होकर सोच रही थीं कि बहाबेली के फलाही इदारे में थर की औरतों के साथ रहकर कालीन बानी और कशीदाकारी के हुनर सीखेंगी। लेकिन जब वो गाड़ी रुकी और पिछला दरवाजा खोला गया तो मारे खौफ के हलक से चीखें निकल गईं। सामने राहू दादा खड़ा हुआ था। रात का वक्त था। सामने कई खैमों में जनरेटर की रोशनी थी। बाहर भी कई बल्ब रोशन थे। जब अलाव पर तीतर बटेर और सालम हिरन भूने जा रहे थे, रबाब और दफ जैसे साजों के साथ सहराई गीत की आवाज उभर रही थी। रईस आजम और उसके साथी शिकारी आरामदेह कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उनके सामने कई औरतें और मर्द मकामी रक्स पेश कर रहे थे। वो तीनों लड़कियां राहू दादा को देखकर खौफ से चीखने और रोने लगी। उन्हें पकड़कर गाड़ी के पिछले हिस्से से उतारा जा रहा था। वो भागना चाहती थीं और उन्हें भागने के लिए छोड़ दिया गया था, मगर चारों तरफ मुसल्ला गार्ड्स थे। वो भागकर जिधर जाती थीं उधर से गार्ड्स उन्हें उठाकर शिकारियों के सामने फेंक देते। तमाम शिकारी कहे लगा रहे थे। रेत पर गिरने से जिस्म पर चोट नहीं लग रही थी, लेकिन वो तीनों दिमागी तौर पर घायल होती जा रही थीं। वो जिस तरह शिकारी के पास आकर गिरती थीं, वो पंजे मारकर उनके लिबास के उस हिस्से को नोच कर फाड़ देता। इस तरह वो रफ्ता रफ्ता लिबास से महरूम होती जा रही थी। हर शिकारी के दाएं बाएं तरफ मेज पर शराब के जाम और भुने हुए गोश्त से भरी हुई ट्रे रखी हुई थी। वो पी रहे थे, खा रहे थे और उन लड़कियों की बेबसी से खेल रहे थे। फिर रईस आजम अपनी जगह से उठा और सबसे कम सिन कुलसी को उठाकर बगल में दबाकर अपने खेमे में ले गया। तारा और रानी ने अपनी सहेली कुलसी को शिकारी की गिरफ्त में रोते, चीखते और फड़फड़ाते देखा। फिर खेमे के दरवाजे का पर्दा गिर गया। सहेली नजरों से ओझल हो गई, लेकिन उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं। फिर खेमे के अंदर एकदम से खामोशी छा गई। जिंदगी चीखना तो क्या, एक सर्द आह भरना भी भूल गई थी। मिस्टर वो एक जीप में बहाबेली के सदर से मिलने आया।
वो फलाही इदारे से निकलकर अपने मकान में सोने के लिए जा रहा था। उसने मिस्टर वो को देखकर नहीं पहचाना क्योंकि उसका चेहरा और हुलिया बदल गया था। उसने सदर से कहा, मैं वही हूँ जो कुलसी, तारा और रानी को आपके पास छोड़कर गया था। सदर ने कहा, मेरे पास जो नौजवान लड़कियों को लेकर आया था वो कोई और था और उसका नाम मिस्टर वो है। वो बोला, चलिए मैं मिस्टर वो नहीं हूँ, आप सिर्फ इतना यकीन दिला दें कि जो लड़कियां अमानत के तौर पर यहाँ पहुंचाई गई थीं वो महफूज हैं। सदर ने कहा, वो महफूज होंगी क्योंकि पुलिस की हिफाजत में थीं। वो पुलिस वाले उन्हें यहाँ से कराची ले गए। मिस्टर वो ने कहा, उन लड़कियों को कराची ले जाने वाली बात पुरानी हो चुकी है। हमें बताया गया है कि महाबेली के 2 ओहदेदार कराची गए थे, फिर वहाँ से उन लड़कियों को यहाँ के फलाही इदारे में ले आए हैं। सदर ने कहा, किसी ने आपसे गलत कहा है। उन तीनों को जब से शहर ले जाया गया है तब से वो इधर वापस नहीं आई और ना ही हमारा कोई ओहदेदार उनसे मिलने शहर गया है। हम मुतमईन हैं कि वो लड़कियां कानून के मुहाफिजों के साए में हैं। मिस्टर वो ने कहा, आप लोगों को धोखा दिया गया है और मुझसे झूठ कहा गया है कि आपकी तंजीम के 2 ओहदेदार उन्हें यहाँ ले आए हैं। ओ खुदाया, क्या उन मासूम बच्चियों को फिर शिकारियों के आगे डाला जा रहा है। रात अंधेरी थी। महाबेली के सदर के मकान से और आसपास के दूसरे मकानात से धीमी धीमी रोशनी झलक रही थी। वहां से कुछ फासले पर घनी झाड़ियों और दरख्तों के पीछे खुफिया एजेंसी के मुसल्ला अफराद और चंद जरखरीद पुलिस वाले छुपे हुए थे। एजेंसी के मुसल्ला लीडर ने सरगोशी में इंस्पेक्टर से कहा, वो आ चुका है, महाबेली के सदर के मकान के सामने है। इंस्पेक्टर ने कहा, मैंने भी एक झलक देखी थी। वो फलाही इदारे के सदर के मकान की तरफ बातें करता हुआ गया था। एजेंसी के लीडर ने कहा, यह बेहतरीन मौका है, हम मुहासरा तंग करते हुए उसे चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर सकते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, इस सिलसिले में 2 मुश्किलात हैं। एक तो ये कि उसे जिंदा गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है, दूसरी बात यह है कि तारीकी है, हमसे जरा भी गलती हुई तो उसे बच निकलने का मौका मिल जाएगा। एजेंसी लीडर ने कहा, जो हुक्म दिया गया है उसकी तामील करनी है, हम फायरिंग करके उसे सिर्फ जख्मी कर सकते हैं, हलाक नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, तुम अपने आदमियों को सिग्नल दो, मैं अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता हूँ। वो सब हरकत में आ गए। दबे कदमों चलते हुए और जमीन पर रेंगते हुए करीब आने और घेरा तंग करने लगे। फिर इंस्पेक्टर ने मेगाफोन के जरिए कहा, मिस्टर वो, तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो, जहां से भी फरार होना चाहोगे वहीं गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। फायरिंग से बस्ती वालों को जानी नुकसान पहुंच सकता है, बेहतर है कि हथियार फेंक कर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो। ये बातें सुनते ही मिस्टर वो ने सदर को धक्का देते हुए कहा, मकान के अंदर जाओ। फिर वो तड़ातड़ फायरिंग करता हुआ छलांग लगा कर तारीकी में चला गया। चारों तरफ से जवाबी फायरिंग होने लगी। बस्ती के कितने ही घरों की औरतें और बच्चे खौफजदा होकर रोने और चीखने लगे। मेगाफोन पर चीख चीख कर कहा जा रहा था, तुम गलती कर रहे हो, फरार होने की कोशिश करके देख लो, जिंदा नहीं जा सकोगे। उसी वक्त एक भारी भरकम मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की आवाज आई। ये आवाज सदर के मकान के पीछे से आई थी। उनकी फायरिंग का रुख उधर हो गया। वो मोटरसाइकिल आंधी की रफ्तार से जा रही थी। आवाज से पता चल रहा था कि मिस्टर वो समतें बदल कर जा रहा है। फिर वो आवाज बस्ती के बाहर सुनाई दी। खुफिया एजेंसी और पुलिस वाले दौड़ते हुए अपनी गाड़ियों के पास आए, छलांगे लगाकर जीप वगैरह में सवार हुए। फिर वो गाड़ियां उस मोटरसाइकिल के ताक़ुब में पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी। वो रात के 2 बजे महाबेली के सदर के पास आए थे। उसके बाद ही फायरिंग शुरू हुई। उनके लिए वो रात बहुत अहम थी। वो किसी कीमत पर मिस्टर वो को फरार होने का मौका नहीं देना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने ताक़ुब जारी रखा। 2-4 गाड़ियों वाले समते बदल कर दूसरे रास्तों से उसे घेरने और पकड़ने की कोशिश करने लगे। उसकी मोटरसाइकिल कयामत की रफ्तार से जा रही थी। वो शूटिंग रेंज से दूर निकल गया था। यूं भी अंधेरे में सही निशाना नहीं लगाया जा सकता था। वो लोग आवाज की समत फायरिंग कर रहे थे। फिर वो आवाज कहीं गुम हो गई। शायद उसने कहीं छुपकर मोटरसाइकिल बंद कर दी, या फिर ताक़ुब करने वालों से इतना आगे निकल चुका था कि आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यूं आगे पीछे दौड़ते दौड़ते सुबह होने लगी। वो तन्हा मोटरसाइकिल पर जा रहा था। ताक़ुब करने वालों को डॉज देकर ऐसी जगह पहुंच गया था जहां शिकारी खैमजन थे और पिछली रात ऐशो तरब में गुजारते रहे थे। वहां पहुंचते ही उसने मोटरसाइकिल रोक दी। अब वहां खैमे नहीं थे, कोई शिकारी या उनका कोई दलाल नहीं था। बुझे हुए अलाव से धुआं उठ रहा था। इस धुएं में कुलसी, तारा और रानी की लाशें जमीन पर पड़ी हुई नजर आईं। वो एकदम से तड़प गया। मोटरसाइकिल से उतरकर दौड़ता हुआ उनके करीब आया। उन तीनों को देखकर पता चलता था कि उन पर किस तरह इज्तिमाई ज्यादती की गई है और किस तरह कुत्तों की मानिंद उन्हें भंपोड़ा गया है। वो अपनी जैकेट और शर्ट वगैरह उतार कर बेलिबास लाशों को ढांपने लगा। उसकी आंखें भीग रही थीं। ताक़ुब करने वाली बहुत सी गाड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो अपने लिए नहीं, उन तीनों मासूम और मजलूम बच्चियों के बारे में सोच रहा था।
क्या उनकी मौत का अवामी सतह पर कोई असर होगा? क्या बाअसर जालिमों से उनकी मौत का हिसाब लिया जाएगा? वो तीनों कमसिन लावारिस लाशें कह रही थीं, ऐ मेरे वतन के लोगों, क्या गरीबों की लड़कियां इसीलिए जवान होती हैं? आप दीदा थे सभी कत्ल पर मेरे, लेकिन कोई भी पुरसिशे अहवाल न कातिल से हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।